सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग आज बजट 2023 जो कि जस्ट एक दो दिनों में ही आने वाली है, 1 फरवरी। सनी कटेसरिया है। सो सनी कटेसरिया इज a practicing chartered accountant and he is a rank holder in company secretaries exam। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8 अचीव किया था सीएस के एग्जाम में। इनके क्वालिफिकेशंस में एलएलबी एमबीए भी इंक्लूड है। तो इन्होंने काफी सारे क्वालिफिकेशंस जो कॉमर्स के स्टूडेंट अचीव कर सकते हैं, इन्होंने अचीव किया है। इसके साथ साथ इन्होंने डीसा और डीआईआरएम जो पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं, वो भी इन्होंने क्लियर किया है। इन्होंने बीकॉम किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से एंड प्रेजेंटली ही इज एंड फॉरेंसिक। तो ये इनका बैकग्राउंड है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इनका एक्सपर्ट जो ओपिनियन है बजट आने वाले बजट के बारे में, वो हमें उसके बारे में ओपिनियन दे और हमारा हॉरिजन ब्रॉड। तो ये डिस्कशन मेनली एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है पब्लिक की, इंडस्ट्री की, सैलरी होल्डर्स की और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, उसके बारे में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सन्नी कटेसरिया से कि वो पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू दे बजट के बारे में। सन्नी प्लीज टेक ओवर। यस सर। बजट 2023 ये काफी इंपॉर्टेंट बजट होने वाला है। इसका रीजन है, ये एक फुल बजट रहेगा ऑफ द ऑनगोइंग गवर्नमेंट। बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हुए हैं। इंडिया को पेस में दौड़ना भी है और जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंजेस हो रहे हैं उससे उसे उससे ओवरकम भी करना है। एक बजट आम आदमी के लिए बहुत कुछ लाता है। एक आम आदमी की बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। वैसे ही देश की अपनी अपेक्षाएं होती है कि वो बजट से देश को क्या दे पाए। अगर हम लोग एक आम आदमी या एक सैलरीड आदमी की बात करें कि वो बजट से क्या चाह रहा है, तो सैलरीड आदमी के लिए अभी हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था वो 50,000 रखा है। अब इंसान ये चाहता है कि उसका डिस्पोजेबल इनकम हाई हो, और सैलरीड आदमी का ऐसा बोलना है कि यार ये 50,000 आज के दिन मेरे लिए कम है। इसे वो चाह रहा है कि कुछ इसे बढ़ा भी दिया जाए। वैसे ही एक 80C करके प्रोविजन है जो 2014 में जिसका लिमिट 1.5 लाख रुपए सेट किया गया था। 80C में जो भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, LIC में हुआ, ट्यूशन फी में हुआ, पीपीएफ में हुआ, इसके ऊपर सरकार इतने की टैक्स बेनिफिट देती है। अब आम आदमी बोलता है 2014 में सेट हुआ था, उसके बाद कितना इन्फ्लेशन भी आ गया है, इसे भी कुछ बढ़ा दिया जाए, 2 लाख 2.5 लाख रुपए के आसपास इसे भी कर दिया जाए। एक आम आदमी बेसिक टैक्स स्लैब में भी अमेंडमेंट चाह रहा है। एनुअल टैक्स स्लैब 2.5 लाख तक की अभी छूट है। इसे हमारी अपेक्षा है कॉमन आदमी की कि इसे 5 लाख रुपए तक कर दिया जाए। और जो ऊपर की टैक्स स्लैब है जो 30% की है, उसे भी घटा के 25% कर दिया जाए। एक 80D की एक लिमिट होती है हेल्थ की, जो अभी 25,000 रुपए है अगर मेरी उम्र 60 साल के नीचे है। और अगर मेरे पेरेंट्स की उम्र 60 साल के नीचे है तो उसके लिए 25,000 रुपए एडिशनल है। यही उम्र अगर 60 साल के ऊपर चल जाती है तो 25,000 बढ़ के 50,000 रुपया हो जाता है। तो आज के दिन मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और आम आदमी ये भी चाह रहा है कि इसमें भी हमें कुछ रियायत मिले, इसमें भी कुछ हमें एग्जेम्पशन लिमिट इसकी भी कुछ बढ़ा दी जाए। वैसे ही सैलरीड आदमी या आम आदमी ये भी चाह रहा है कि एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और एक हॉस्टल अलाउंस है। जो अभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपया है 2 बच्चों के लिए, और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया है पर महीने 2 बच्चों के लिए। ये लिमिट 2 डिकेड पहले सेट हुई थी, और अभी आम आदमी ये भी चाह रहा है कि यार ये लिमिट को भी कुछ एनहांस किया जाए। वैसे ही
पिछले बार सरकार ने नया टैक्स रिजीम लाया था, उस टैक्स रिजीम में सरकार ने कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं कहा था कि कुछ इन्वेस्टमेंट करने पे छूट दिया जाएगा। तो आम आदमी चाहता है कि वो कुछ सेविंग करे, तो वो इसमें भी ये चाह रहा है कि इसमें भी कुछ उन्हें रियायत मिले ताकि वो नया स्कीम तरफ जा पाए। सीनियर सिटीजन भी के भी सीनियर सिटीजन का बोलना है कि उनको जो पैसा मिल रहा है उसमें टैक्स की छूट होनी चाहिए, तो उनके लिए कुछ एक हायर लिमिट सेट करे, उनको रिटर्न वगैरह फाइल करने का टेंशन ना हो, जो भी टीडीएस कटे वो उसे ऑटोमेटिक वापस मिल जाए। तो सर इस तरीका का आम आदमी का इच्छा है अभी। सनी, आपने जनरली बजट के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा एलोबरेट करके बताएं ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न पर्सन, उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक तरीके से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है इनकम टैक्स, जी सर। जो कि इंडिविजुअल्स देते हैं एक स्लैब के अनुसार, और कंपनीज देती है जिसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोलते हैं। जी सर। तो हम देखते हैं अब ये दोनों में अलाइनमेंट नहीं है, हायर स्लैब पर्सनल की ज्यादा है, कॉर्पोरेट की कम है। तो आपके अनुसार ये जो मिसमैच है, जबकि इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट दोनों के जो एग्जिस्टेंस है वो बड़ा कंपनी का माना जाता है, फिर भी हमारे देश में इंडिविजुअल्स के स्लैब, फाइनेंस स्लैब ज्यादा टैक्स अट्रैक्ट करती है। तो आपका क्या कहना है इस पर? सर इसमें ये सरकार के पास एक सुझाव जा चुका है कि ये दोनों एट पैरेलल होना चाहिए। अभी हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स का बात करें तो 25% है, और अगर इंडिविजुअल टैक्स का हाईएस्ट स्लैब का बात करें तो 30% है सर। तो ये आदमी का एक्सपेक्टेशन है इस बार सरकार से कि ये दोनों में पैरिटी हो। इससे दो तरफ का फायदा होगा सर। ये पैरिटी होने से इंसान के पास भी डिस्पोजेबल इनकम हाई होगा, एंड सेकेंडली इंसान अपना इनकम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज भी करेंगे, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। राइट। तो आपका कहना है कि मैक्सिमम जो स्लैब है इंडिविजुअल्स के टैक्स देने की, वो कॉर्पोरेट से ऊपर तो ना हो, 25% जो इस मैक्सिमम कॉर्पोरेट के लिए है वही इंडिविजुअल्स की। चलिए, तो ये तो बहुत ही लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है और बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करने में तो बहुत सारे हैसल्स भी है, और हर व्यक्ति बिजनेस कॉर्पोरेट फॉर्म में करने में इंटरेस्टेड नहीं भी हो सकता है अगर उसको सिंपली बिजनेस पे कंसंट्रेट करना है तो। सर तो कॉर्पोरेट के पास दूसरा सर एक मेरा, एडिशनल एडवांटेज रहता है, वो बहुत तरह के एक्सपेंस वगैरह बुक करके भी अपने वो टैक्स का लोड को घटा सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल एक सैलरीड एम्प्लॉय, उन्हें टीडीएस काट के ही पैसा मिलता है, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज उनके पास है भी नहीं। तो इसी के लिए सर वो एट पार तो होना चाहिए। जी, अच्छा, जनरल पब्लिक की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्योंकि टैक्स में जो सबसे बड़ा जो तबका होता है, जो ग्रुप होता है, जो पर्सन्स, इकोनॉमिक एंटिटीज एज ए होल जिसको बोल सकते हैं, तो पब्लिक, और पब्लिक हर कैटेगरी के टैक्स पेयर उसमें शामिल होते हैं, हर कैटेगरी के इनकम अर्नर्स उसमें शामिल होते हैं। तो पब्लिक की क्या एक्सपेक्टेशन सरकार ध्यान में रख सकती है 1 फरवरी 2023 को? सर पब्लिक में सर काफी लोग के अलग अलग तरह के एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो सभी चाहता है कि वो टैक्स स्लैब का बेसिक लिमिट को इंक्रीज किया जाए। अभी वो लिमिट सर 2.5 लाख रुपए है, जो शायद कम है सर। उसे अगर वो 5 लाख रुपए सरकार कर दे तो आदमी भी सर ये ब्रैकेट में ज्यादा आएंगे, और आदमी पास डिस्पोजेबल इनकम हाथ में हाई रहेगा, जिससे वो एक्सपेंड ज्यादा करेंगे, और सरकार को अलग अलग सर उससे जीडीपी भी ग्रोथ होगा, और सरकार को सर इनडायरेक्ट टैक्स का इससे बेनिफिट आना आएगा अगर उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम हाई रहेगा तो। सर वैसे ही सीनियर सिटीजन का अपना बोलना है सर कि उनके पास सर कोई भी इनकम का स्रोत खत्म हो चुका है। आज वो कहीं जाके जॉब भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि उनका एज 60 या 80 प्लस है। तो उनका ये बोलना है सर कि जो भी उनका हल्का फुल्का कहीं पे वो जीवन भर कमा के कहीं पे भी निवेश किए हैं, तो उसका वो इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी उससे आता हो, कोई पेंशन कोई इंटरेस्ट कुछ भी आता हो, उस पर उससे टैक्स ना लिया जाए। और सर ये रिटर्न फाइल करना एक टीडीएस काम है उनके लिए। वो चाह रहे हैं कि कोई भी उनका जो टीडीएस वगैरह कटता है वो ऑटोमेटिक सरकार ऐसा कुछ बनाए जिससे उनका वो रिफंड आ जाए पैसा। अब सर इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि सर कुछ कुछ सर सरकार ने लिमिट सेट किया हुआ है जो बहुत पुराना हो चुका है।
आज हम लोग देखेंगे तो इन्फ्लेशन सर, इन्फ्लेशन को भी अगर काउंट करें तो वो लिमिट सर एज पर इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हुआ है। एक हम लोग का टैक्स में सर कंसेप्ट होता है इंडेक्सेशन का, जो कैपिटल गेन निकालने में यूज किया जाता है। तो सर 2014 से आज हम लोग 2023 में खड़े हैं, वो इंडेक्सेशन भी लेगा तो उसके हिसाब से भी सर वो सब लिमिट्स इंक्रीज हो जानी चाहिए थी। तो बहुत सारे ऐसे लिमिट्स हैं सर जिसे आम जनता चाहता है कि वो इंक्रीज हो। सो सीनियर सिटीजन जितनी कम हैसल्स होगी सर उतना एक बार आपका वॉइस के। नहीं था आ रहा था सर, प्लीज एक बार रिपीट। हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। हाँ, तो आपने सीनियर सिटीजन फ्रेंडली बजट के बारे में सुझाव दिए और एक्सपेक्टेशन बताई कि वो टीडीएस मांगने ना जाए सरकार के पास, उनका जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्पशन लिमिट आ जाए पूरी की पूरी। बिकॉज अब वो अर्नर नहीं है, अब वो अपनी अर्निंग से अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ लीड कर रहे हैं। जी सर। सो अगेन ये भी काफी जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है सीनियर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की साल 2023 के बजट में, और क्या सरकार उसके लिए कर सकती है? सर थोड़ा इसके गवर्नमेंट बारे भी ये चाह रहा है कि पब्लिक को अफोर्डेबल हाउसिंग मिले, और पब्लिक भी चाहता है सर कि उनके पास एक अपना घर हो, रोटी कपड़ा मकान सर, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, सब इंसान चाहता है ये उनके पास हो। अगर से हम लोग मकान के बारे में बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बात करें, तो अभी सर दो तीन तरह की रियायतें इनकम टैक्स में उन्हें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए तक की छूट है इंटरेस्ट पेमेंट पे। पर अब सर ये छूट को बढ़ा दिया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का बोलना है कि 2 लाख कम है, इसे 3 लाख 4 लाख रुपए के आसपास कर दे। एक सर 80C के तहत 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल पेमेंट पे छूट मिलती है। पर सर जो 80C ग्रुप है सर, वो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। उसमें सर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कवर है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कवर है, पीपीएफ कवर है, ट्यूशन फी कवर है, एलआईसी कवर है। तो सर 1.5 लाख रुपए इसके लिए कम है, तो प्रिंसिपल अमाउंट को भी लोगों का बोलना है 3-4 लाख रुपए के आसपास कर देना चाहिए। एक 80E एक स्कीम है सर एफोर्डेबल हाउसिंग का। इसमें सरकार बोलता है अगर 45 लाख तक आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा छूट दूंगा। पर सर मेट्रो सिटीज में ये रेट में प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको सर ये लिमिट को मेट्रो सिटीज के लिए कुछ एनहांस कर देना चाहिए, ताकि आदमी इसका एक एडिशनल एडवांटेज ले पाए। में। राइट, तो वो लोकेशन के अनुसार एटीई का प्रोविजन लागू किया जाना चाहिए। जी सर। फॉर एग्जांपल मेट्रो सिटीज एंड नॉन मेट्रो सिटीज। जी सर। चलिए, अब अगला मेरा एक जो एक्सपेक्टेशन बजट में इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है सर जस्ट जो इंडस्ट्री, अगले साल? सर इंडस्ट्री प्लीज अभी तक प्लीज। कोविड का मार से उभर नहीं पाया है सर, और इंटरेस्ट जी। रेट्स बहुत इधर में हाई हो गए हैं। तो वो सरकार से एक हेल्पिंग हैंड चाह रहा है सर, सरकार से वो कुछ एक हेल्पिंग हैंड डिमांड कर रहा है सर कि कुछ उन्हें परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिले, कुछ उनको स्टेट लिंक इंसेंटिव मिले, एरिया वाइज इंसेंटिव। सर इससे सर आपका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आना है। कारण क्या है, हम लोग मेक इन इंडिया का बात करते हैं, तो जब मेक इन इंडिया का बात करते हैं सर, तो मेक इन इंडिया इंडस्ट्रीज कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रीज को अगर मैं बूस्ट करूंगा तभी मेक इन इंडिया सर और पॉसिबल है। तो इससे सर मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज होगा, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आएंगे सर। तो अब सर पीएलआई चाह रहे हैं इंडस्ट्री वाले कि मुझे कुछ परफॉर्मेंस में कुछ इंसेंटिव दो, कुछ सब्सिडी दो, कुछ टैक्स की रियायत दो, और मुझे कुछ एरिया वाइज, क्योंकि सर सब अपना अपना ज्योग्राफिकल एरिया का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। आज जो दिल्ली में बैठ जी। के काम हो सकता है सर, वो शायद मणिपुर में काम नहीं हो सकता है। तो वो उस तरीका से कुछ रियायत चाह रहे सर सरकार से। चलिए, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ज्यादातर बिकॉज ऑफ जो पिछले साल की पिछले पूरे 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी महामारी कोविड की वजह से, तो कुछ चाहते हैं कि कुछ ऐसा कोई प्रोविजन आए कि उनको रिलैक्सेशन मिले और वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके, मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो।
और प्रोडक्शन बूस्ट हो। चलिए, इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाते हैं इकोनॉमी में, तो वो भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहते हैं, इकोनॉमी उनके उनके फ्रेंडली कुछ पॉलिसीज हो, सो दैट उनका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो। तो क्या आपको लगता है सरकार उनको ध्यान में रख के प्रावधान ला सकती है बजट 2023? सर, इन्वेस्टमेंट का अगर आप सेक्टर देखोगे तो इधर में सर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, पर इन्वेस्टमेंट को लेके सरकार की मल्टीपल पॉलिसीज है और जो बहुत स्पष्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर, डेरिवेटिव, इंट्राडे, इंटरडे, तो सर पहले तो इन्वेस्टर यही चाह रहे हैं कि इसमें क्रिप्टो करेंसी, सरकार सर पहले, ये लोग यही चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर की पहले सर ये सब थोड़ा पॉलिसी और सरकार स्पष्ट करे, ताकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में होना क्या है। सेकेंडली सर, अभी सर अगर मैं कैपिटल गेन का बात करता हूं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमें शेयर पे होते हैं, उसमें 1 लाख रुपए की छूट है कि उसमें 1 लाख रुपए तक हमें टैक्स नहीं देना होगा। पर सिमिलर छूट सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं है। तो लोग ये भी चाहते हैं कि कुछ इसी तरीका का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी छूट हो। अभी सर टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कम है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लग जाता है। तो इसमें भी लोग अभी सर कुछ पैरिटी चाह रहे हैं, ये एट पार रहे। जी। सो इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट तो हमेशा होनी ही चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और वो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जो प्रोडक्शन है वो आगे बढ़ता है। तो हमने डायरेक्ट टैक्स की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन की बात कर ली। अब एक बड़ा पार्ट जो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में होता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी आने के बाद में जीएसटी कंस्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन द कंट्री। और जैसा देखा गया है 2017 जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ा भी है। तो आपकी क्या इसमें एक ओपिनियन एनालिसिस है कि 2023 बजट में इनडायरेक्ट टैक्स पर्टिकुलरली जीएसटी के बारे में क्या कुछ किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू? आपका कहना है बिल्कुल सही है सर। इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हाई हुआ है जब से जीएसटी आया है, और मैं सही बोलूं तो 70-80% हाई हो गया है। फॉर एग्जाम्पल सर, जी। जब हम लोग अप्रैल 17 से, जब हम लोग 2017 में थे, बिफोर जीएसटी, जुलाई 17 से पहले, उस समय सर इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन अराउंड 89,000 90,000 रुपीज करोड़ का रहता था। 89,000 90,000 करोड़ का रहता था, जो आज के दिन में एक एवरेज मंथली कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो सर ये फ्रंट में गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत हाई हुआ है। सिमिलरली सर डायरेक्ट टैक्स फ्रंट में भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू हाई हुआ है। जो सर डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू सर, अभी मैं आपको बताऊं 10 जनवरी में जो ये लोग डेटा निकाला, उसका सर 12.31 लाख करोड़ का था आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो गवर्नमेंट अपना बजट बनाया था उससे मीट किया वो। तो सर जब गवर्नमेंट के हाथ में पैसा है, और अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है वो कहां पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सर उम्मीद कम है कि कुछ मेजर अमेंडमेंट्स आए। इसका रीजन ये है सर कि अभी जीएसटी काउंसिल डेवलप हो चुकी है, और जीएसटी काउंसिल जैसा रिक्वायरमेंट रहता है लाइव अपडेट्स निकालती है, रियल टाइम बेसिस पे वो चल रही है। पहले हमें 1 साल वेट करना पड़ता था कि बजट आएगा तब ये संशोधन होगा, पर जीएसटी काउंसिल आने के बाद ये हुआ है कि अब वो रियल टाइम जैसा इंडस्ट्री का डिमांड है, जैसा पब्लिक का डिमांड है, उस तरीके से संशोधन निकाल दे रही है। तो इनडायरेक्ट टैक्स फ्रंट का सर जीएसटी काउंसिल ध्यान रख रही है। इसमें यह बात जरूर है सर, अभी कुछ कुछ आइटम जीएसटी के दायरे के बाहर है। फॉर एग्जांपल डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एटीएफ। तो सर इसके लिए अभी लोगों का ये बोलना है कि ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसके कारण इसका प्राइस इन्फ्लेटेड है। कारण क्या है सर? इनपुट नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण इसको जीएसटी के दायरे में लाने चाह रहे हैं अभी पब्लिक। जो उम्मीद कम है इस बार आए सर, पर सरकार इसके लिए अपना विजन क्लियर कर सकती है कि वो किस तरह का प्लान करिए। कारण क्या, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए। रीजन यह है कि स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व है, पर सरकार अपना विजन कुछ क्लियर करे इसके ऊपर। जी सर। करना तो जीएसटी काउंसिल को है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी चाहिए, बड़ा एक ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। लेकिन बजट में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन इसके बारे में हमें मिल सकती है। जी सर। चलिए, तो हमने टैक्स के पे एडिक्वेट एक डिस्कस किया। अभी मैं चाहूंगा कि आप
इन ब्रीफ जो फोकस एरिया है बजट में जो हो सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो सबसे पहले इकोनॉमी एज ए होल, इंडियन इकोनॉमी एज ए होल, होलिस्टिक अप्रोच जो हमारी रही है बजट में, और जो डेवलपमेंट इकोनॉमी में हुए हैं, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं पर्टिकुलरली इस जो कमिंग 2024 जनरल इलेक्शन होंगे और फिर अमृत काल भी चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आप सर बताइए। आज इंडिया आज इंडिया को सर सब कोई देख रहा है। इंडिया का ऐसा ग्रोथ स्टोरी बना हुआ है कि इंडिया सर सबसे ब्राइट स्टार है आज के दिन में। और लोगों को लग रहा है कि इंडिया अपने साथ साथ पूरी दुनिया का भी डेवलपमेंट में हिस्सेदारी दे सकता है। आज इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और यूके को सरपास कर चुका है। 2030 जी। के आसपास सर बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। हम लोग $3.3 ट्रिलियन ऑलरेडी जीडीपी क्रॉस कर चुके हैं, $3.5 ट्रिलियन। और एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा है कि अमृतकाल मतलब 2022 से 2047 ये हम लोग $35 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएंगे। जो हमारी जीडीपी की एस्टिमेशन है वो अराउंड 7% के आसपास आ रही है। तो सर सारा सिनेरियो इंडिया के लिए बहुत ही मजबूत है। अभी इंडिया सर दो समिट जो मेजर समिट होते हैं G20 एंड SCO उसको प्रिसाइड भी कर रहा है। और सर बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन भी है और सारे स्टेट्स अभी चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट को बूम कर रहे हैं कि कैसे उनके स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट आए। मैंने टैक्स कलेक्शन के लिए भी मैं आपको बताया कि सर डायरेक्ट टैक्स 12.31 लाख करोड़ जा चुका है। और 10 जनवरी का डेटा है जो 3 महीना भी और बाकी है। आपका जीएसटी 1.5 लाख करोड़ पर मंथ हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। तो सर इंडिया का सिनेरियो बहुत ही ब्राइट है। अभी इन्वेस्ट इन इंडिया वाला चल रहा है एटीट्यूड कि सब लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सेक्टर कोई भी है पर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद मेरा बहुत अच्छा रहेगा। तो सर जो ये बजट का फोकस मुझे लग रहा है कि हाथ में पैसा तो बहुत रहेगा और गवर्नमेंट को डिसाइड करना है वो कहाँ पे एक्सपेंड करे, किसमें कितना एलोकेट करे। बेसिकली 3 पिलर पे सब बजट बेस्ड रहेगा। एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। और सर ये G20 जो होने वाला है इसके कारण हम लोग देख भी रहे हैं सब जगह ब्रिजेस बन रही है, अलग अलग एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एक मिडिल क्लास पे सर फोकस ये रहेगा कि मिडिल क्लास को कैसे हम लोग और बूम करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कैसे और हम लोग कैसे बूस्ट करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। सर कुछ कुछ जो फोकस एरिया रहने वाले हैं सर, एक रेलवे, एक ये मेजर फोकस एरिया रहेगा। लास्ट ईयर भी सब बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस बार भी सर ऐसा कुछ प्लान है कि वंदे भारत हम लोग और कुछ इंट्रोड्यूस करें। इसकी स्पीड भी सर 180 किलोमीटर पर आवर रहती है और ये राजधानी शताब्दी ये सबको सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। और सर ये भी ऐसा भी जी। कुछ प्लान है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें, ये वंदे भारत ट्रेन को। तो सर उम्मीद है इस बार कुछ रेलवे बजट इंक्रीज होगा, अराउंड 1.9 लाख करोड़ के आसपास कुछ और इसमें इंक्रीज आएगा। एनर्जी एंड पावर सेक्टर सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हो चुका है। रीजन क्या है? मेक इन इंडिया, हमें मैन्युफैक्चरिंग को जी। बूस्ट करना है। तो जब तक एनर्जी एंड पावर हम नहीं देंगे तो कहां से बूस्ट कर पाएंगे सर। तो सर अभी जो कैपेसिटी है वो 490 गीगावाट की है, जिसे इंक्रीज होके उम्मीद है 820 गीगावाट हम लोग 2030 तक करेंगे। एक सर बहुत अभी एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री, जो चिप्स वगैरह मोबाइल पे यूज होती है, सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री। तो सर एक ये भी एक फोकस एरिया रहेगा। रूरल डेवलपमेंट एक फोकस एरिया रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक फोकस एरिया रहेगा। डिफेंस सर एक मेजर एरिया है। इसका रीजन क्या है? कुछ कुछ डिफेंस में सर कुछ कुछ हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उससे अपना रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। सेकेंडली यूक्रेन रसिया हम लोग जान रहे हैं सर। थर्डली हमको वर्ल्ड को दिखाना है कि मैं वर्ल्ड को चला सकता हूं। तो मुझे उस हिसाब से अपना डिफेंस भी क्रिएट करना होगा। तो कुछ कुछ वजह से सर डिफेंस में मेजर फोकस रहना है। और सर अभी कुछ सप्लाई चेन में गैप्स भी क्रिएट हुए हैं यूक्रेन रसिया क्राइसिस के कारण। तो सर एक इंडिया पास अभी अपॉर्चुनिटीज भी है कि वो सप्लाई चेन गैप को फिल कर पाए। तो सर मुझे तो बहुत ये एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और एकदम सही समय में बजट आया है जहां पे गवर्नमेंट अपने फ्यूचर्स प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और G20 का जब डिसाइड करेंगे उस समय बता भी सकते हैं कि मेरा ये फ्यूचर्स प्लान है। जी सर।
सो इंटरनेशनल मार्केट के बारे में फाइनली आपने बताया कि नॉट ओनली हम डोमेस्टिक मार्केट में कैटर करेंगे, सप्लाई चेन गैप्स जो इंटरनेशनल मार्केट में है, और कई सारे ऐसे जो रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, तो वहां पे हम अपना एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी इकोनॉमी शुरू से ही सेल्फ सस्टेनिंग और एक सेल्फ ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी रही है। जी तो सर। आपका ये जो कहना है कि डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी हमारा फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि जो G20 की प्रेसिडेंसी और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का पार्टिसिपेशन, प्रेसिडेंसी, ये एक बड़ा रोल दिखाते हैं। जी सर। मुझे लगता है आपने काफी ब्रॉडली डिस्कस किया, और ये जो स्टेक होल्डर्स है, जनरल पब्लिक है, इन्वेस्टर्स है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, उनको काफी हद तक बहुत सारी बातें समझ में आएगी। सो आई एम थैंकफुल टू यू। आई एम दिनेश वर्मा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। आई एम थैंकफुल टू सन्नी कटेसरिया, practicing chartered accountant, for his insightful discussion on budget 2023 and expectation thereof. थैंक यू सर। So thank you, Sunny. Thanks a lot. थैंक यू सर।